यह पेपर शहरों के प्रबंधन की समस्या के बारे में बात करने की कोशिश करता है और विशेष रूप से मीडिया शहरों को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकता है। यह देखता है कि मीडिया और शहरों का प्रबंधन कैसे जुड़ते हैं और वे आजकल शहरों को चलाने के तरीके को कैसे प्रभावित करते हैं। हाल के वर्षों में शहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए खुद में सुधार कर रहे हैं। हालांकि जबकि भारतीय शहरों का लक्ष्य अन्य वैश्विक शहरों की तरह बनना है, वे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच असमानता और विभाजन जैसे मुद्दों से भी निपट रहे हैं। इस परिवर्तन का एक परिणाम यह है कि नौकरियां चीजें बनाने से हटकर सेवाएं प्रदान करने की ओर स्थानांतरित हो रही है। जबकि हमें पूरी तरह से यह समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है कि यह बदलाव शहरों में आय को कैसे प्रभावित करता है, दुनिया के अन्य हिस्सों के अध्ययन से पता चलता है कि सेवा नौकरियों से अधिक बेरोजगारी और कम वेतन हो सकता है। यह अमीर और गरीब के बीच विभाजन पैदा कर सकता है, जिससे भूमि का उपयोग कैसे किया जाता है, नौकरियां कैसे काम करती हैं, लोग कहाँ रहते हैं और वे क्या उपभोग करते हैं, इस पर असर पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था बदल रही है और यह वृद्धि शहर में विभिन्न समूहों के बीच अंतर को बड़ा कर रही है। आज अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ा अंतर है और शहरों में बहुत से लोग गरीब हैं। हैरानी की बात यह है कि भले ही शहरों में बहुत गरीबी है, फिर भी भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। अजीब बात यह है कि शहर बढ़ रहे हैं, लेकिन इन शहरों में प्रदान की जाने वाली सेवाएं वहां आने वाले नए लोगों के अनुरूप नहीं है। हालांकि शहर देश की अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान देते हैं, फिर भी उनमें बहुत सारी समस्याएं हैं। अधिकांश शहरों में सड़क, पानी और कचरा प्रबंधन जैसी अच्छी बुनियादी चीजें नहीं हैं। शहरों में गरीब लोगों के पास अच्छे आवास या साफ पानी और उचित स्वच्छता तक पहुंच नहीं है। उन्हें अपशिष्ट निपटान और संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। मीडिया कभी-कभी गरीब लोगों की कठिनाइयों को सरकार सहित सभी को दिखाकर मदद करता है। हालांकि मीडिया बदल रहा है और इससे उनके लिए यह काम करना कठिन हो सकता है। आज शहरों में गरीब मुश्किल स्थिति में है। उन्हें जो मदद मिलती थी वह कम हो रही है और उन्हें अर्थव्यवस्था में बदलावों से निपटने के लिए खुद ही छोड़ दिया गया है। यह बदलाव इस बारे में भी है कि शहरों को कैसे चलाया जाता है। अतीत में सरकार इन चीजों का ध्यान रखती थी, लेकिन अब यह शासन के बारे में है, जिसमें केवल सरकार ही नहीं बल्कि अधिक समूह भी शामिल है। मीडिया गरीब लोगों और सरकार के बीच एक पुल की तरह है, लेकिन मीडिया के काम करने के तरीके में बदलाव ने इस संबंध को कमजोर बना दिया है। मीडिया उद्योग बहुत बदल गया है। कुछ बड़ी कंपनियों के पास कई आउटलेट हैं और सार्वजनिक सेवा के नियम कम सख्त है। साथ ही इंटरनेट ने लोगों और सरकारों के बीच बातचीत के तरीके को भी बदल दिया है। नया मीडिया लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित कर रहा है कि शहर कैसे चलाए जाते हैं। इस बदलते समाज में पुराने और नए मीडिया दोनों ही इस प्रक्रिया का हिस्सा है और लोगों को इसे समझने में मदद करते हैं। लेकिन शहरों को बेहतर बनाने के लिए एक जटिल प्रणाली की आवश्यकता है, जहां नागरिक और समूह अपने विचार साझा कर सकें, मतभेदों को सुलझा सके और अपने अधिकारों और कर्तव्यों का उपयोग कर सकें। इसमें न केवल सरकार बल्कि निजी कंपनियां और समाज के समूह भी शामिल है। सरकार नियम तय करती है, निजी कंपनियां नौकरियां पैदा करती हैं और समाज में समूह समस्याओं को हल करने के लिए लोगों को एक साथ आने में मदद करते हैं। यह पेपर इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है
और दिखाता है कि मीडिया शहरों को बेहतर बनाने में कैसे भूमिका निभाता है। जनसंचार माध्यमों जैसे समाचार पत्र, टीवी और रेडियो और समाज के बीच संबंध निकटता से जुड़ा हुआ है। मास मीडिया लोगों को सशक्त बनाता है और उत्पीड़न के पुराने रूपों, नागरिकों के अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। अभिव्यक्ति की यह स्वतंत्रता और एक साथ आने की क्षमता बेहतर शासन बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। ये स्वतंत्रताएं मानव रचनात्मकता और गरिमा के लिए महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक समूह तब तक प्रभावी ढंग से एक साथ काम नहीं कर सकते जब तक कि वे अच्छी तरह से संवाद न कर सकें। हालांकि यदि मीडिया की जानकारी समाज में समान रूप से नहीं फैली है, तो यह समस्याएं पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि मीडिया संसाधनों को वर्गों, जातियों, लिंग, धर्मों और क्षेत्रों जैसे विभिन्न सामाजिक समूहों में उचित रूप से वितरित नहीं किया जाता है, तो यह प्रभावित कर सकता है कि मीडिया लोगों तक कितनी अच्छी तरह पहुंच सकता है और उन्हें सूचित कर सकता है। इससे नागरिक होने का विचार कमजोर हो सकता है और लोग अपने अधिकारों से अनभिज्ञ हो सकते हैं। इसलिए मास मीडिया शासकीय संस्थानों में विश्वास बनाने या कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मास मीडिया लोगों को मानवाधिकारों, चुनावों और राजनेताओं को जवाबदेह बनाने के बारे में भी शिक्षित करता है। हालांकि सनसनीखेज और नकारात्मक खबरें अल्पावधि में ध्यान आकर्षित कर सकती हैं, लेकिन दीर्घावधि में यह एकता और सहयोग को बढ़ावा देने में मीडिया की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकती है। पक्षपातपूर्ण मीडिया लोगों को सरकार, उसके अधिकारियों और अन्य संस्थानों पर अविश्वास करने के लिए प्रेरित कर सकता है। ये पक्षपाती मीडिया जनमत नहीं बनाते हैं, लेकिन वे सरकार और लोगों के बीच अविश्वास पैदा कर सकते हैं, जिससे संघर्षों का प्रबंधन करना कठिन हो जाता है। एक क्रियाशील समाज के लिए खुला संचार होना आवश्यक है। मास मीडिया लोगों और सरकार जैसे संस्थानों के बीच संबंध बनाने में मदद करता है। मास मीडिया सत्ता में बैठे लोगों के कार्यों का मार्गदर्शन कर सकता है, नागरिकों को अपनी आवाज उठाने में मदद कर सकता है और उन्हें कानून के दायरे में अपने अधिकारों की मांग करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। हालांकि कभी-कभी मीडिया शक्तिशाली हितों के बहुत करीब हो सकता है और जनता की भलाई नहीं कर सकता है। मीडिया का दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण और फिल्टर्ड हो सकता है, जिससे विभिन्न समूहों के बीच सहयोग हतोत्साहित हो सकता है। निगमों से प्रभावित मीडिया नीतियां एक झूठी चेतना पैदा कर सकती हैं, जहां लोग अपने हितों के बारे में भ्रमित होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मीडिया व्यावसायिक विज्ञापन और उपभोक्ता संस्कृति से प्रभावित होता है। जिन देशों में सरकार मीडिया को नियंत्रित करती है, वहां वह प्रमुख अभिजात वर्ग के हितों की पूर्ति करती है। एक खंडित दुनिया में विभिन्न हितों को संतुलित करना और जनता को सूचित करना चुनौतीपूर्ण है। मीडिया को पूर्वाग्रहों से मुक्त होने और सच्चाई को उजागर करने में साहसी होने की जरूरत है। निजी, आर्थिक और कॉरपोरेट शक्ति को गुप्त रूप से मीडिया को प्रभावित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे लोकतांत्रिक सरकारों की निष्पक्षता कमजोर होती है। पारंपरिक सरकारी पद्धतियां आज के तेज गति वाले डिजिटल समाज के साथ तालमेल नहीं बिठा सकती। शासन के नए तरीकों के लिए त्वरित निर्णय लेने और अनुकूलनीय संरचनाओं की आवश्यकता होती है, जहां मीडिया और संचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैश्वीकृत दुनिया में सरकारी निर्णय केवल राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर ही नहीं, बल्कि विभिन्न कारकों से प्रभावित होते हैं। सरकारों को बाजारों, नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। प्रत्येक अभिनेता अपने स्वयं के ज्ञान और संचार के तरीके लाता है, जिससे यह तय होता है कि वे सत्य का प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं।
चिंतन और कार्रवाई 27.1। किसी भी बड़े मुद्दे से संबंधित समाचार पढ़े जो आज के समाचार पत्रों में छपा हो। जिस तरह से एक ही खबर को कम से कम 3 अखबारों में रिपोर्ट किया गया है, उसे पढ़ें और आलोचनात्मक विश्लेषण करें। क्या आप उन सभी में या उनमें से किसी एक में किसी विचारधारा के प्रति कोई पूर्वाग्रह या झुकाव महसूस करते हैं? समाचार पत्र रिपोर्टिंग और वैचारिक पूर्वाग्रह पर लगभग 2 पृष्ठों में एक रिपोर्ट लिखें। इस विषय पर अपने परिवार के अन्य लोगों या अपने अध्ययन केंद्र के छात्रों के साथ चर्चा करें। अब परावर्तन एवं क्रिया 27.1 का उत्तर सुनिए। उदाहरण मुद्दा, भारत में विमुद्रीकरण 2016। समाचार, नवंबर 2016 में भारत सरकार ने काले धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा से निपटने के लिए 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के अचानक और अभूतपूर्व कदम की घोषणा की। इस निर्णय के भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर दूरगामी परिणाम हुए, जिससे व्यापक चर्चा और बहस हुई। समाचार पत्र रिपोर्ट। पहला समाचार पत्र आर्थिक फोकस। शीर्षक, सरकार ने काले धन की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए साहसिक कदम उठाया। रिपोर्ट, यह अखबार मुख्य रूप से नोटबंदी के आर्थिक पहलुओं पर केंद्रित है। इसमें चर्चा की गई है कि उच्च मूल्य वर्ग के नोटों को अचानक वापस लेने का उद्देश्य काले धन के मुद्दे से निपटना और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना है। रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने के कदम की क्षमता की प्रशंसा करने वाले सरकारी बयानों पर प्रकाश डाला गया है। दूसरा समाचार पत्र सामाजिक प्रभाव। शीर्षक, नोटबंदी से आम आदमी पर भारी असर, अराजकता फैल गई। रिपोर्ट, यह अखबार आम नागरिकों पर तत्काल प्रभाव पर जोर देते हुए अधिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य लेता है। इसमें एटीएम और बैंकों में लंबी कतारों, नकदी की कमी के कारण संघर्ष कर रहे छोटे व्यवसायों और डिजिटल लेनदेन तक पहुंच के बिना लोगों को होने वाली असुविधाओं की कहानियां शामिल है। रिपोर्ट कठिनाइयों का सामना कर रहे व्यक्तियों का साक्षात्कार लेती है और उनके दृष्टिकोण पर प्रकाश डालती है। तीसरा अखबार पॉलिटिकल। शीर्षक, नोटबंदी से राजनीतिक विवाद छिड़ा, विपक्षी दल एकजुट। रिपोर्ट, यह अखबार नोटबंदी के राजनीतिक नतीजों पर केंद्रित है। यह विपक्षी दलों की कड़ी प्रतिक्रियाओं को उजागर करता है, जिसमें सरकार पर पर्याप्त तैयारी के बिना इस कदम को लागू करने और जनता को कठिनाइयों का कारण बनने का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में निर्णय की प्रभावशीलता और इसके पीछे के उद्देश्यों को लेकर संसद में विरोध प्रदर्शन और बहस पर भी चर्चा की गई है। वैचारिक पूर्वाग्रह विश्लेषण। प्रथम समाचार पत्र की रिपोर्टिंग सरकार समर्थक पूर्वाग्रह को दर्शाती है, जिसमें नागरिकों के सामने आने वाली तात्कालिक चुनौतियों को कम करते हुए संभावित आर्थिक लाभ और आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। यह पूर्वाग्रह सरकार के नीतिगत लक्ष्यों के साथ इसके संरेखण से उत्पन्न हो सकता है। दूसरा समाचार पत्र आम आदमी के संघर्षों को उजागर करने की ओर झुका हुआ प्रतीत होता है, जो अधिक जनकेंद्रित परिप्रेक्ष्य का संकेत देता है। इसे प्रभावित आबादी की चिंताओं को आवाज देने और उनके द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों के लिए सरकार को जवाबदेह ठहराने की इच्छा से प्रेरित किया जा सकता है। तीसरा समाचार पत्र नीति के नकारात्मक पहलुओं और इसके राजनीतिक निहितार्थों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विपक्ष के दृष्टिकोण से मेल खाता हुआ प्रतीत होता है। यह पूर्वाग्रह अखबार के संपादकीय रुख या कुछ विपक्षी दलों के साथ उसके तालमेल से प्रभावित हो सकता है। निष्कर्ष। समाचार पत्र की रिपोर्टिंग संपादकीय रुख, राजनीतिक संबद्धता और लक्षित दर्शकों सहित विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकती है।
कई स्रोतों से समाचार रिपोर्टों का विश्लेषण करने से किसी मुद्दे और संभावित पूर्वाग्रहों की अधिक व्यापक समझ प्राप्त करने में मदद मिलती है। विमुद्रीकरण के मामले में विभिन्न समाचार पत्रों ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया। प्रत्येक के अपने अपने पूर्वाग्रह थे जो उनके संबंधित दृष्टिकोण से मेल खाते थे। घटनाओं के बारे में एक सर्वांगीण दृष्टिकोण बनाने के लिए पाठकों के लिए कई स्रोतों से समाचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। आधुनिक शहरी प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग करने और मूल्यों के प्रसार में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। मीडिया सार्वजनिक जीवन की समग्र गुणवत्ता को प्रभावित करता है कि लोग भारतीय लोकतंत्र में विशिष्ट नीतिगत निर्णयों में कैसे शामिल होते हैं। व्यापक सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में बड़ा प्रभाव डालने के लिए मीडिया को एक ऐसा स्थान स्थापित करने की आवश्यकता है जहां वह अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सके। शहरी भारत में संचार और सूचना प्रवाह अत्यधिक केंद्रित है। भारतीय शहर आजकल प्रौद्योगिकी या नेटवर्क से जुड़े समाज की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन यह अपने निवासियों के बीच समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं करता है। यह एक ऐसी प्रणाली का अनुसरण करता है जहां मीडिया संदेश मिनटों और घंटों के हिसाब से प्राप्त और भुगतान किए जाते हैं, जो उपभोक्ता की सामर्थ्य पर निर्भर करता है। इंटरनेट के विकास, उपग्रह और केबल नेटवर्क वृद्धि, विभिन्न चुनौतियों के बावजूद भाषा आधारित प्रकाशनों के निरंतर विस्तार और समाचार और मनोरंजन के बीच सीमाओं के धुंधले होने के कारण भारतीय मीडिया का चेहरा तेजी से बदल रहा है। आज के मीडिया में व्यावसायीकरण और हर चीज को वस्तु में बदल देने के कारण एक प्रकार का संकट है। जो लोग मीडिया संसाधनों का स्वामित्व रख सकते हैं, वे मीडिया और उसके संदेशों तक पहुंच और नियंत्रण कर सकते हैं। हालांकि ये मीडिया प्लेटफॉर्म दुनिया भर में लंबवत कनेक्शन की अनुमति देते हैं, लेकिन वे अक्सर विभिन्न समूहों, समुदायों और लिंगों के बीच संचार को सक्षम करने में विफल रहते हैं। बहरहाल, वे मौजूदा शक्ति, गतिशीलता और उनके प्रभाव के स्तर को मजबूत करने में योगदान करते हैं। यह प्रणाली सूचना के समान वितरण को प्रतिबंधित करती है, जिससे यह समाज के एक बड़े हिस्से के लिए अनुपलब्ध हो जाती है। दूसरे शब्दों में, जिन लोगों के पास सूचना तक पहुंच है और जिनके पास नहीं है, उनके बीच मौजूदा अंतर बढ़ रहा है, खासकर डिजिटल विभाजन जैसे नए कारकों के साथ। संक्षेप में कहें तो भारत में 3 प्रकार के मीडिया हैं, प्रत्येक अपने स्वयं के सिद्धांतों द्वारा शासित होते हैं। पहला समूह, जो अधिकतर सरकार के स्वामित्व में है और उसके समर्थन से लाभान्वित हो रहा है, अनुरूपवादी है। यह समूह निर्विवाद रूप से राजनीतिक व्यवस्था की नीतियों और कार्यों का समर्थन करता है, जिसमें पार्टी, संसद और सरकार शामिल है। वे सत्ता और सत्ता के केंद्रों से सीधे जुड़े हुए हैं और शासक राजनीतिक वर्ग के हितों और विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सरकारी नियंत्रण और वस्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग के प्रति पत्रकारों के सतर्क दृष्टिकोण के कारण यह समूह बदलती सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में कम चिंतित है। दूसरा समूह, जिसे सुधारवादी कहा जा सकता है, निजी स्वामित्व वाला है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल मूल्यों को साझा करता है। हालांकि वे सरकार की नीतियों और कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं और शासन के तरीकों में उचित बदलाव का लक्ष्य रखते हैं। यह समूह भारत में सार्वजनिक जीवन की व्याख्या करने और उसे बढ़ाने के लिए आधुनिकता और तर्कसंगता की पुरजोर वकालत करता है। तीसरी श्रेणी कट्टरपंथी समूह है, जो मूलभूत नियमों और शासन शैलियों में मूलभूत परिवर्तन की मांग करता है। साथ ही यह कट्टरपंथी समूह ज्ञान के नए रूपों के निर्माण पर भी केंद्रित है। प्रत्येक समूह के अपने दर्शक वर्ग होते हैं। वे अपने स्वयं के उद्देश्यों का पालन करते हैं
और लोगों को अपनी सामग्री की ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। वैचारिक कोरस लाइन के रूप में कार्य करने के बजाय पत्रकारों को आदर्श रूप से शासन कैसे करे के बारे में चर्चा में वार्ताकार के रूप में कार्य करना चाहिए। गॉर्डन 1991-7। यह विवरण भारतीय मीडिया संदर्भ पर सटीक रूप से लागू होता है। भारत में मीडिया अलग अलग समूहों में बंटा हुआ है जिनके अलग अलग हित हैं। जनमत को प्रभावित करने की कोशिश करते समय वे अक्सर एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं। यह इस तरह से किया जाता है जिससे लोगों की स्वतंत्रता और गंभीर रूप से सोचने की क्षमता सीमित हो जाती है। भारतीय मीडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपने झगड़ों को कैसे दूर करे और मिलकर काम करे। यही कारण है कि सूचना क्रांति के युग के बावजूद कई भारतीयों के पास उचित जानकारी का अभाव है। मीडिया सरकार, राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए लोगों को अपनी नीतियों का समर्थन करने के लिए मनाने का एक शक्तिशाली उपकरण है। ये नीतियां कुछ मान्यताओं और विचारधाराओं पर आधारित है। भारत में आम तौर पर स्वतंत्र प्रेस है। आधुनिक सुविधाओं वाले शहरों में समाचार पत्र और पत्रिकाएं उपलब्ध हैं। ये मीडिया आउटलेट विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपनी विचारधाराओं के आधार पर तय करते हैं कि कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। भारत में अधिकांश मीडिया निजी स्वामित्व में है, लेकिन उन्हें अभी भी सामग्री, स्वामित्व और प्रौद्योगिकी के बारे में सरकारी नियमों का पालन करना पड़ता है। मीडिया की स्वतंत्रता विभिन्न राय व्यक्त करने की अनुमति देती है, जिससे लोगों को अपना निर्णय लेने और लोकतंत्र में भाग लेने में मदद मिलती है, जो लोगों के लिए अपनी सरकार में अपनी बात कहने का एक तरीका है। एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वर्तमान और भावी पीढ़ियों को लाभ होता है। हालांकि चूंकि हित समूह और राजनीतिक दल मीडिया के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं, इसलिए भारत की राजनीतिक संस्कृति विभाजित है। यह विभाजन विभिन्न समूहों के अलग अलग सामाजिक अनुभवों से आता है, जिसके परिणामस्वरूप उनके अपने हितों पर पक्षपातपूर्ण ध्यान केंद्रित होता है। इससे राजनीतिक विचार और कार्य खंडित हो जाते हैं। जैसे जैसे मीडिया का स्वामित्व शहरी क्षेत्रों में शक्तिशाली समूहों के बीच अधिक केंद्रित होता जाता है, राजनीतिक समाज और समान अवसरों में इसका योगदान कम होता जाता है। इससे विभिन्न क्षेत्रों और आर्थिक वर्गों के बीच अंतर बढ़ता है। शहरी भारत में मीडिया एक जीवंत सार्वजनिक मंच के रूप में काम नहीं करता है। भारत में मीडिया और शासन के बीच संबंधों में चुनौतियां और संभावनाएं हैं। मीडिया और शासन दोनों को गंभीर मुद्दों का सामना करना पड़ता है, जो कभी-कभी एक दूसरे को खराब कर देते हैं। नागरिक अधिकारों का निलंबन, अत्यधिक सैन्य उपस्थिति, सांप्रदायिक तनाव और एकरूपता जैसी समस्याओं ने भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया है। इस संदर्भ में मीडिया के लिए लोकतांत्रिक शासन, सामाजिक अन्याय और असमानता के खिलाफ लोगों के संघर्ष और इसी तरह के मुद्दों के बारे में अधिक जागरूक होना महत्वपूर्ण है। मीडिया को अपने संचालन में लोकतांत्रिक मानदंडों और मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। जन संगठन, सामाजिक आंदोलन, स्वैच्छिक समूह और नागरिक समाज मीडिया की कार्यप्रणाली की निगरानी करने और इसे अधिक जनकेंद्रित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह देखते हुए कि मीडिया के भीतर स्वतंत्र संगठन, जैसे कि पत्रकार और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले, कमजोर हैं और मीडिया प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में असमर्थ है, नागरिक समाज संगठन इस भूमिका में और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चिंतन और कार्रवाई 27.2 शासन के संदर्भ में भारतीय मीडिया की भूमिका के बारे में आप क्या सोचते हैं? लगभग 5 पृष्ठों में अपनी राय लिखें और अपने अकादमिक परामर्शदाता,
अपने अध्ययन केंद्र के शिक्षार्थियों या अपने किसी मित्र जो समस्या के बारे में जानता हो के साथ विषय पर चर्चा करें। शीर्षक: शासन के संदर्भ में भारतीय मीडिया की भूमिका। परिचय: शासन और लोकतंत्र की जटिल परस्पर क्रिया में भारतीय मीडिया एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरता है, जो जनता की राय पर प्रभाव डालता है और नीतिगत निर्णयों की रूपरेखा तैयार करता है। सरकार और नागरिकों के बीच एक माध्यम के रूप में भारतीय मीडिया की भूमिका सर्वोपरि महत्व रखती है, जो सूचना के स्रोत और दुर्भावना के खिलाफ निगरानीकर्ता दोनों के रूप में कार्य करती है। निबंध में भारतीय मीडिया द्वारा शासन में निभाई जाने वाली बहुमुखी भूमिका की विस्तृत खोज, इसके महत्व का विश्लेषण, इसके सामने आने वाली चुनौतियों से जूझना और सामाजिक परिवर्तन लाने की इसकी क्षमता की जांच करना शामिल है। जानकारी पूर्ण और निगरानी कार्य। शासन में मीडिया की भूमिका का सार सूचना को सटीक और व्यापक रूप से प्रसारित करने की उसकी क्षमता में निहित है। पारंपरिक समाचार पत्र, टेलीविजन चैनल, रेडियो प्रसारण और लगातार बढ़ते डिजिटल प्लेटफॉर्म सामूहिक रूप से ऐसे माध्यम के रूप में काम करते हैं जिसके माध्यम से सरकार की नीतियों, निर्णयों और कार्यों को जनता तक पहुंचाया जाता है। कोविड-19 महामारी ने मीडिया की सूचनात्मक भूमिका को स्पष्ट रूप से चित्रित किया, जो संक्रमण दर, स्वास्थ्य दिशानिर्देशों और टीकाकरण अभियान पर अपडेट के लिए स्रोत बन गया। सटीक जानकारी से लैस नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए बेहतर निर्णय लेने में सक्षम थे। इसके साथ ही मीडिया एक सतर्क प्रहरी के रूप में कार्य करता है, जो सरकारी निकायों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाता है। भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और अक्षमताओं को उजागर करते हुए मीडिया लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता के पदों पर बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए। विशेष रूप से आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले के उजागर होने से गहरे भ्रष्टाचार को उजागर करने की मीडिया की शक्ति को रेखांकित किया गया, जिससे सार्वजनिक आक्रोश पैदा हुआ और बाद में जांच हुई। सार्वजनिक विचार विमर्श और एजेंडा निर्धारण। शासन के क्षेत्र में भारतीय मीडिया सार्वजनिक चर्चा के लिए एक जीवंत मंच के रूप में कार्य करता है। टॉक, पैनल चर्चा और राय, नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने, बहस में शामिल होने और महत्वपूर्ण शासन मामलों के बारे में चर्चा में भाग लेने के लिए स्थान प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, आर्थिक सुधारों का मीडिया कवरेज नीति विशेषज्ञों और नागरिकों को विचार करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे चर्चा समृद्ध होती है और संभावित रूप से नीति में सुधार होता है। इसके अलावा मीडिया के पास विशिष्ट मुद्दों को उजागर करके और उन्हें सार्वजनिक चेतना में लाकर एजेंडा निर्धारित करने की एक अद्वितीय क्षमता है। लिंग आधारित हिंसा और महिलाओं के अधिकारों का कवरेज इसका एक उदाहरण है। मीडिया का ध्यान न केवल जागरूकता बढ़ाता है, बल्कि सरकार पर इन चिंताओं को दूर करने के लिए मजबूत कानून और पहल बनाने का दबाव भी डालता है। जानकारी की पुलिया। मीडिया एक पुल के रूप में कार्य करता है, जो सरकारी कार्यों और सार्वजनिक समझ के बीच बिंदुओं को जोड़ता है। सरकारी नीतियां, चाहे उनकी मंशा कुछ भी हो, केवल तभी प्रभावी हो सकती हैं जब नागरिक उनके बारे में जागरूक हो। मीडिया नीतियों को तोड़ने, उनके निहितार्थों को स्पष्ट करने और नागरिकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को बताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, मीडिया ने सूचना का अधिकार अधिनियम का रहस्य तोड़ने, नागरिकों को सूचना तक पहुंचने और अधिकारियों को जवाबदेह बनाने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बदले में, मीडिया सरकार के प्रति उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए नागरिकों की आवाज को बढ़ाता है। लोकपाल विधेयक आंदोलन जैसे आंदोलनों के दौरान
मीडिया ने नागरिकों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने और पारदर्शिता की मांग करने के लिए एक मंच प्रदान किया। इसके परिणामस्वरूप शासन सुधार और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों पर व्यापक चर्चा हुई। चुनौतियां और चिंताएं। अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद भारतीय मीडिया कई चुनौतियों से जूझ रहा है, जो संभावित रूप से इसकी प्रभावशीलता से समझौता कर सकती है। व्यावसायिक दबाव अक्सर सनसनीखेजता की ओर ले जाता है, जहां मीडिया आउटलेट गहन विश्लेषण के बजाय ध्यान आकर्षित करने वाली कहानियों को प्राथमिकता देते हैं। इससे जनता का भरोसा कम हो सकता है और एक सूचनात्मक इकाई के रूप में मीडिया की विश्वसनीयता कम हो सकती है। राजनीतिक पूर्वाग्रह एक और चिंता का विषय है, जो एक निगरानीकर्ता के रूप में मीडिया की भूमिका को खराब कर सकता है। जब मीडिया आउटलेट किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा की ओर झुकते हैं, तो उनकी रिपोर्टिंग विषम हो सकती है, जिससे वस्तुनिष्ठ जानकारी के बजाय पक्षपातपूर्ण आख्यानों का प्रसार हो सकता है। चुनावों के दौरान मीडिया पूर्वाग्रह मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है, जिससे चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर सवाल उठ सकते हैं। मीडिया की भूमिका के खिलाफ प्रतितर्क गलत सूचना और सनसनीखेजता के प्रति इसकी संवेदनशीलता की ओर इशारा करते हैं। आलोचकों का तर्क है कि असत्यापित जानकारी का तेजी से प्रसार, विशेष रूप से सोशल मीडिया से, गलत सूचना को बढ़ा सकता है और सार्वजनिक दहशत में योगदान कर सकता है। हालांकि यह जिम्मेदार पत्रकारिता, कठोर तथ्य जांच प्रथाओं और मीडिया साक्षरता अभियानों के महत्व को रेखांकित करता है। निष्कर्ष। शासन के गतिशील क्षेत्र में भारतीय मीडिया एक धुरी के रूप में खड़ा है, जिस पर लोकतंत्र निर्भर करता है। इसकी भूमिकाओं में सूचना प्रसार, निगरानी करना, सार्वजनिक चर्चा को बढ़ावा देना, एजेंडा निर्धारित करना और सरकार और नागरिकों को जोड़ना शामिल है। जिस तरह से सरकार टीवी और रेडियो को नियंत्रित करती है, बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और बड़े व्यवसायों का प्रभाव और प्रिंट मीडिया में अमीर व्यक्तियों और कंपनियों के प्रभुत्व ने अधिकांश गरीब शहर निवासियों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए मीडिया तक पहुंच को कठिन बना दिया है। जब कुछ अमीर व्यक्तियों और कंपनियों के पास मीडिया में बहुत अधिक शक्ति होती है, तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इन परिस्थितियों में मीडिया विभिन्न दृष्टिकोणों की एक विस्तृत श्रृंखला नहीं दिखाता है, जो लोकतंत्रों के अच्छी तरह से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। स्थिति तब और खराब हो जाती है जब विशाल अंतर्राष्ट्रीय निगम मीडिया बाजारों को नियंत्रित करते हैं, जो विविध राय लोग मीडिया तक कैसे पहुंच सकते हैं और उनके संवाद करने के अधिकार को प्रभावित करते हैं। ऐसा लगता है कि मीडिया तक वास्तविक पहुंच केवल लोगों के एक छोटे समूह के लिए है, सभी के लिए नहीं। साथ ही सरकार ने मीडिया की आवाज को सीमित करने और यहाँ तक कि अनुचित प्रथाओं की खुले तौर पर आलोचना करने वालों को दंडित करने की कोशिश की है। समय के साथ व्यवसायों ने अपने स्वयं के समाचार पत्र और चैनल बनाए हैं। राजनीतिक दलों के भी अपने समाचार पत्र होते हैं। उत्पीड़ित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले समूहों और संगठनों जैसे विभिन्न समूहों और संगठनों की संख्या और प्रभाव में वृद्धि हुई है, लेकिन वे अपने स्वयं के व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त समाचार पत्र, टीवी चैनल या बड़ी पहुंच वाले अन्य मीडिया नहीं बना पाए हैं। सामुदायिक समूहों द्वारा बनाई गई छोटी पत्रिकाएं और समाचार पत्र हैं, लेकिन उनका कोई बड़ा प्रभाव नहीं है और वे बहुत पेशेवर नहीं हैं। चुनौती उन लोगों के लिए है जो सामुदायिक रेडियो, सामुदायिक टेलीविजन या कम से कम पत्रिकाओं जैसी चीजों को विकसित करने के लिए वैकल्पिक आंदोलनों और काम करने के विभिन्न तरीकों का समर्थन करते हैं। यह शहरी भारत के लिए महत्वपूर्ण है
क्योंकि मीडिया को पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और उन लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए जिनके पास ज्यादा शक्ति नहीं है। यदि मीडिया समाज के प्रति जिम्मेदार महसूस नहीं करता है, तो वह अपनी गलतियों को नहीं सुधारेगा या जनता को ठीक से शिक्षित नहीं करेगा। लेकिन शहरों को सुशासित करने के लिए एक मजबूत मीडिया की आवश्यकता है, जो लोगों को उन चीजों में भाग लेने और देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करे जिससे सभी को लाभ हो। केवल जनहित पर ध्यान केंद्रित करने वाला मीडिया ही यह प्रभावी ढंग से कर सकता है। आधुनिक सूचना अर्थशास्त्र कहता है कि एक बार जब ज्ञान सार्वजनिक रूप से साझा किया जाता है, तो यह कुछ ऐसा हो जाता है जो हर किसी का होता है और इसे फिर से निजी नहीं रखा जा सकता है। सूचना के मुक्त प्रवाह के बिना लोग मिलकर काम नहीं कर सकते और समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। संचार लोगों को राजनीति के बारे में जानने और समाधान खोजने में शामिल होने में मदद करता है। 27.5 मीडिया की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। अगर हम सरकारों के काम करने के तरीके में हो रहे विभिन्न बदलावों के बारे में बात करना चाहते हैं, खासकर जब यह अधिकांश गरीबों और संघर्षरत लोगों के लिए मायने रखता है, तो हमें यह समझने की जरूरत है कि विभिन्न प्रकार के मीडिया ने अधिक लोगों के लिए नए तरीकों से भाग लेना संभव बना दिया है। लोग अपने बारे में सोचने और सरकारों के कामकाज में शामिल होने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं, जो शायद एक पीढ़ी पहले संभव नहीं था। जानकारी तक पहुंचने और आसानी से जानकारी प्राप्त करने की उनकी क्षमता में भी सुधार हुआ है। जबकि कई अलग अलग प्रकार के मीडिया तेजी से बढ़ रहे हैं और लोग समसामयिक मुद्दों के बारे में जानने में रुचि रखते हैं, मीडिया बाजार में एक उत्पाद की तरह काम करता है। यह लोगों को उनकी पसंद की खबरें उपलब्ध कराने की कोशिश करता है, लेकिन इसका मुख्य ध्यान पैसा कमाना और लोगों की रुचि की चीजों को पूरा करना है। आज की दुनिया में मीडिया वास्तव में समाज को बदलने के लिए एक बड़ी ताकत नहीं बन सकता है। यह भी संदेहास्पद है कि क्या यह लोगों की जरूरतों पर आधारित सरकार बनाने में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकती है। समाचार पत्रों ने विशेष रूप से एक ऐसा स्थान बनाया है जहां जनता अपने विचार और राय साझा कर सकती है, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मीडिया कैसे काम करता है, इसमें जनता की हिस्सेदारी है। यह विनियमित करना महत्वपूर्ण है कि मीडिया का मालिक कौन है और उसे नियंत्रित कौन करता है। इस तरह मीडिया में जो दिखाया जाता है, उस पर बड़ी कंपनियों के पास बहुत अधिक अधिकार नहीं होगा। सरकार को सामुदायिक रेडियो और स्थानीय टेलीविजन जैसी चीजों का भी समर्थन करना चाहिए। उन नागरिकों के आंदोलनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो मीडिया के काम करने के तरीके को बदलना चाहते हैं। भले ही मीडिया एक व्यवसाय है, लेकिन पत्रकारों की समाज के प्रति जिम्मेदारी है। पत्रकारिता यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि लोगों को सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी मिले। हालांकि कभी-कभी भारत में पत्रकार निष्पक्ष और तर्कसंगत होने के बजाय शक्तिशाली लोगों की राय पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। इस प्रकार की मीडिया संस्कृति मीडिया के वास्तविक उद्देश्य से दूर ले जाती है, शक्तिशाली लोगों के खिलाफ बोलना और उन लोगों को आवाज देना जिनके पास शक्ति नहीं है। इससे जनता के सर्वोत्तम हितों की सेवा करने के विचार को ठेस पहुंचती है। समय के साथ यह प्रवृत्ति शक्तिशाली लोगों का समर्थन करती है और उन लोगों को नुकसान पहुंचाती है जिनके पास शक्ति नहीं है। भारत में सरकार अक्सर ऐसे निर्णय लेती है जो जनता के लिए सर्वोत्तम होने के बजाय उनके अपने हितों को बढ़ावा देते हैं। दूसरी ओर वैश्वीकरण ने ऐसा बना दिया है कि राष्ट्र का समाज राष्ट्र से ही पूरी तरह नहीं जुड़ पाता है। इससे राष्ट्र के लिए क्या अच्छा है और वैश्विक समुदाय के लिए क्या अच्छा है के बीच संघर्ष पैदा हो गया है।
यह भारतीय मीडिया को मुश्किल स्थिति में डालता है। क्या उन्हें अन्य समूहों की तरह अपने हितों का पालन करना चाहिए या उन्हें इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि जनता के लिए सबसे अच्छा क्या है? कई बार वे उन नियमों से दूर चले गए हैं जो उनके कार्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए। भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अभिजात वर्ग ने कुछ राजनीतिक नियमों को बदल दिया है, लेकिन वास्तव में उन्होंने शासन करने के तरीके को नहीं बदला है। फिर भी मीडिया ने लोगों की आवाज को सार्वजनिक स्थान पर ला दिया है। इसका मतलब यह है कि राजनीतिक नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय जनता की इच्छाओं से प्रभावित होते हैं और लोगों के अधिकार सार्वभौमिक मानवाधिकारों से जुड़े होते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारें अच्छा काम करें, 3 महत्वपूर्ण चीजें होनी चाहिए। जवाबदेही, इसका मतलब यह है कि जिन लोगों पर शासन किया जाता है वे सत्ता में बैठे लोगों द्वारा लिए गए निर्णयों पर प्रभाव डाल सकते हैं। वैधता, यह निर्णय लेने के सरकार के अधिकार के बारे में है और लोग उन निर्णयों को कैसे उचित या सही मानते हैं। पारदर्शिता, यह तब होता है जब जनता देख सकती है कि खुली प्रक्रियाओं के कारण निर्णय कैसे लिए जा रहे हैं। ये चीजें एक अच्छी सरकार प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में विकास में अंतर को देखते हुए एक और महत्वपूर्ण बात निष्पक्षता है। भारत सरकार पूरे देश में रेडियो, टीवी और इंटरनेट का विस्तार करने के लिए काम कर रही है। साथ ही वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों का पालन करने में सावधानी बरत रहे हैं। इस कार्य को करने के लिए सरकार और निजी व्यवसायों के लिए व्यवसाय और मीडिया दोनों में एक साथ काम करना महत्वपूर्ण है। चूंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, सच्ची स्वतंत्रता केवल एक सहकारी समिति में ही मौजूद हो सकती है जहां कुछ निष्पक्षता हो और लोग सरकार में अपनी जरूरतों के बारे में बात करने के लिए एक साथ मिल सके। भारतीय मीडिया असमानता और भेदभाव जैसे सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। बंधुआ मजदूरी, दलित, बाल श्रम और महिलाओं के अधिकार जैसे विषयों पर उनका काम बदलते परिप्रेक्ष्य और सामाजिक मूल्यों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। यह लैंगिक समानता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में विशेष रूप से सहायक रहा है। भारत में मीडिया भूख, अन्याय और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं पर भी प्रकाश डालता है। पत्रकार सरकार, नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन मुद्दों पर कुछ करने को कहते हैं। भारतीय मीडिया खुद को समाज के प्रहरी के रूप में चित्रित करता है, जिसका लक्ष्य राजनीति को निष्पक्ष और ईमानदार बनाए रखना है। नागरिक समाज समूह यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि मीडिया उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करे जो लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए काम करने के लिए लोगों को राजनीति के प्रति जागरूक होने और इसमें शामिल होने की जरूरत है। मीडिया को ऐसे संदर्भ का हिस्सा बनने की जरूरत है जहां लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान किया जाए। यहां तक कि शहरी गरीब, दलित, महिलाएं भी हाशिए पर रहने वाले समूह अपनी आवाज सुनाने के लिए मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। भारतीय मीडिया लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांतों से प्रभावित है और सामाजिक मुद्दों के बारे में लोगों की सोच को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाता है। 27.6 मीडिया के सक्रिय सरोकार। लोकतंत्र जिस तरह से काम करता है, उसके अनुसार भारतीय मुख्यधारा मीडिया नए सामाजिक आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर देता है, जो शांति, पर्यावरण के संरक्षण, लोकतंत्र, मानवाधिकार और बहुत कुछ जैसी अवधारणाओं को बढ़ावा देते हैं। ये आंदोलन लोकतांत्रिक जीवन में योगदान देते हैं। राजनीति को प्रभावी बनाने के लिए उसे एक ऐसा स्थान बनाना चाहिए जहां नागरिक संवाद कर सके और उन मुद्दों को हल कर सके जो उनसे संबंधित है। इस स्थान पर
नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं और प्रश्नों पर चर्चा करने और समाधान खोजने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण व्यक्त कर सकते हैं। राजनीति में इन सार्वजनिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं शामिल हैं। राजनीति एक सार्वजनिक मामला है जिसे लिंग, धन, वर्ग, जाति या राजनीतिक शक्ति की परवाह किए बिना समाज के सभी सदस्यों द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है। यह चालाकीपूर्ण नहीं होना चाहिए और कोई भी चालाकी आम तौर पर कुछ स्वार्थी राजनेताओं की ओर से होती है। अगर इनकी संख्या बढ़ी तो राजनीति समस्याग्रस्त हो सकती है। भारत में ऐसी समस्या के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित करनी पड़ी और नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता को निलंबित करना पड़ा। यह संकट राजनीतिक व्यवस्था में खराबी के कारण उत्पन्न हुआ है। जब राजनीति केवल निजी हितों पर केंद्रित हो और जनता की चिंताओं को नजरअंदाज कर दे तो यह चिंता का विषय बन जाता है। ऐसी राजनीति नागरिकों और विभिन्न पृष्ठभूमि के नेताओं के लिए एक साझा आधार प्रदान नहीं करती है। लोकतांत्रिक राजनीति का लक्ष्य विचारशील, सहभागी, समावेशी और पारदर्शी होकर सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना है। दूसरी ओर, विरोधी राजनीति व्यक्तिवादी, विशिष्ट, निजी है और इसमें पारदर्शिता का अभाव है। यदि राजनीतिक विरोधी प्रवृत्तियां संक्रामक हो जाती हैं, यदि उन्हें ठीक करने के लिए तंत्र मौजूद नहीं है। सार्वजनिक निजीदाता चर्चाओं ने सामाजिक प्रतिक्रिया, सूचना साझाकरण और समन्वय की अनुमति दी है। ये चर्चाएं नागरिक समूहों को ज्ञान और सूचना तक बेहतर पहुंच भी प्रदान करती है। अधिक राजनीतिक भागीदारी से राजनीतिक व्यवस्था के भीतर अधिक पहुंच, प्रभाव और नियंत्रण होता है। सत्ता, संसाधन और पहचान के संघर्ष में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पारदर्शिता उपाय भ्रष्टाचार और वित्तीय गैरजिम्मेदारी को रोकने में मदद कर सकते हैं। कंप्यूटरीकृत नेटवर्किंग जैसी प्रौद्योगिकी सरकारी गतिविधियों में पारदर्शिता ला सकती है और विश्वास पैदा कर सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी पर भारत के फोकस में प्रौद्योगिकी, शिक्षा और आईटी अनुप्रयोगों तक सार्वभौमिक पहुंच शामिल है। सूचना उपकरणों तक सार्वजनिक पहुंच न केवल सरकारी जानकारी के लिए बल्कि सामाजिक सेवाओं और व्यवसाय के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये उपकरण नागरिकों को सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। नागरिक अधिकारों, सरकारी जवाबदेही और प्रभावी सार्वजनिक निगरानी को व्यापक बनाने के लिए सूचना का अधिकार महत्वपूर्ण है। शासन में मीडिया की भूमिका में जानकारी प्रदान करना, सार्वजनिक चर्चा को सुविधाजनक बनाना और सरकार को जवाबदेह बनाना शामिल है। सरकारी पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए एक स्वतंत्र और जिम्मेदार मीडिया आवश्यक है। शासन को एक परामर्शी प्रक्रिया से लाभ होता है जिसमें मीडिया और विभिन्न हितधारक शामिल होते हैं। मीडिया शिक्षा जनता को मीडिया सामग्री का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने में मदद करती है। हालांकि मीडिया को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने, भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है। मीडिया हाउसों की स्वामित्व संरचना महत्वपूर्ण है। जबकि अतीत में सरकारी स्वामित्व एक मुद्दा था, अब निजी क्षेत्र का प्रभुत्व पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग और व्यावसायिक हितों की रक्षा के बारे में चिंता पैदा करता है। मीडिया को समाज, विशेषकर हाशिए पर मौजूद समूहों का अधिक प्रतिनिधित्व करना चाहिए। मीडिया स्वामित्व में विविधता लाना और लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना महत्वपूर्ण है। मीडिया का शासन प्रशासन से रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सुशासन मीडिया व्यावसायिकता को बढ़ावा देता है। संचार में मीडिया की भूमिका सामाजिक समूहों को जोड़ती है। भारतीय पत्रकारों को हाशिए पर मौजूद समूहों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और मीडिया स्वामित्व में विविधता लानी चाहिए।
मीडिया की पहुंच बढ़ाकर शासन में शहरी पूर्वाग्रह को ठीक किया जाना चाहिए। एक सुचारू रूप से कार्यशील लोकतंत्र के लिए मीडिया, सरकार और नागरिकों के बीच बेहतर सहयोग आवश्यक है। 27.7 निष्कर्ष। आधुनिक समाजों का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि राजनीतिक शक्ति का उपयोग कैसे किया जाता है और यह किसी देश के शासन करने के तरीके को कैसे प्रभावित करता है। इस पर नजर रखने में मीडिया कितना शामिल है। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि क्या मीडिया यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सरकार अच्छा काम करे? उत्तर हाँ है, वे ऐसा करते हैं। सरकार कैसे काम करती है, इसके कई महत्वपूर्ण हिस्से मीडिया पर निर्भर करते हैं। जिन पत्रकारों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, वे समाज में हो रही बुरी चीजों पर रिपोर्ट करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और उनकी आलोचना करते हैं। वे जहां भी अन्याय और क्रूरता देखते हैं, उसके खिलाफ भी बोलते हैं। साथ ही वे समाज को बेहतर बनाने वाले मूल्यों के बारे में सकारात्मक बात करके अच्छी चीजों को प्रोत्साहित भी करते हैं। भारत में मीडिया और सरकार के प्रभारी लोग मिलकर कितना अच्छा काम करते हैं, इसमें सुधार की जरूरत है। भारत में मीडिया सार्वजनिक और निजी जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस वजह से भारत में मीडिया में काम करने वाले लोग निजी कंपनियों और सरकार दोनों से ईमानदारी और जिम्मेदारी की मांग कर रहे हैं। वे सरकार द्वारा की जाने वाली हर कार्रवाई के लिए कारण चाहते हैं। भारत में मीडिया कितना स्वतंत्र है, इसमें बदलाव आप इस बात पर भी देख सकते हैं कि देश को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने की प्रक्रिया कितनी चल रही है। मीडिया के लिए नियम, मीडिया कितना पेशेवर है और वे कितने जिम्मेदार हैं, ये सब इस बात से जुड़े हैं कि सरकार कितनी अच्छी तरह काम कर रही है।